हेलो एवरीवन, आज है 30 जून 2018। आज हम करेंगे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के एडिटोरियल डिस्कशन। आज से हमारी वीडियो दो भाग में आएगी। पहले भाग सिर्फ मेंस के लिए होगा जिसमें एडिटोरियल को डिस्कशन किया जाएगा, और दूसरे भाग हमारा प्रीलिम्स के लिए होगा जिसमें बॉडीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम करेंगे। अब महिला सुरक्षा पर सस्ती रियासत, इसके अंदर वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बातें की गई हैं, इसलिए ये आर्टिकल जो है ये वीमेन एम्पावरमेंट जीएस पेपर 1 में आ सकता है। दूसरा है सबको आईना दिखाने वाले कबीर, द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके अंदर कबीर दास जी आ सकते हैं, ये भी जीएस पेपर 1 का पार्ट है। उसके बाद है चौंकाने वाला आंकड़ा, इसमें स्विस बैंक के अंदर जो हमारे आंकड़े हैं, अकाउंट हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उनकी जो अमाउंट है वो 1.5 गुना हो चुका है, तो ये जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स में आ सकता है। उसके बाद है मन की शक्ति, जीएस पेपर 4 एथिक्स में आ सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं कि आज भी कबीर दास जी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रासंगिक हैं और उनकी जो प्रासंगिकता है वो आगे बनी रहेगी। वो कहते थे कि वो बिना शिक्षा ग्रहण करे भी इतने संस्कारी थे। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा है से अधिक संस्कार की आवश्यकता होती है। जुल्हा परिवार में आज से 500 साल पहले वो जन्मे थे और उनकी इस बार हमने जो 500वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाई उसके अंदर हमने बहुत सारे कार्यक्रम भी स्टार्ट करे हैं। ये कह रहे हैं कबीर दास जी और संत रैदास, ये एक ऐसे उदाहरण है जो कि दलित जाति से पैदा होने के बावजूद भी पुण्य और बड़े महान कबीर और संत बने। तो उनसे पूछा गया कि आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं गुरु को, तो उनका एक बात थी कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो वो जाति और इस पर बिलीव नहीं करते थे और जुल्हा परिवार में पैदा हुए रहे थे और थे वैसे वो ब्राह्मण, तो इस तरीके से वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से लिंक करते थे। तो कबीर दास जी और रैदास का जो जीवन है उस तरीके से बताता है कि उस गुलामी के काल में भी शिक्षा और जो नॉलेज होता है उसकी कीमत थी और लोग उसको सराहते भी थे। आगे कहते हैं कि मैकाले और मार्क्स जैसे जो लोग हैं और जो कैम्ब्रिज एनालिटिकल जो कि भी एक कंपनी है, वो भारतीय संस्कृति को निष्कृष्ट बताती है। लेकिन शायद अगर वो कबीर दास जी को समझे, और कबीर दास जी एक छोटी जाति के थे, उसके बाद भी उनकी जो बातें थी उनको समझे, तो उनको पता लगेगा कि भारतीय संस्कृति निष्कर्ष नहीं है। वो मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी थे और कहते थे कि अगर मूर्ति पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूजू पहाड़, तांते थे तक की भले पीस खाए संसार। और ये तो पत्थर जो है ये तो हमारे पीस की, अगर हम इसमें आटा पीसते हैं उसके बाद हम उसको खा पाते हैं, तो पत्थर जो है वो तो पूरी दुनिया उसको पीस के उसके द्वारा पीसे हुए अन्न को खा के ही जीती है। तो ये हरि पूजने वाली बात जो है वो गलत है। तो वो पत्थर पूजा के यानी मूर्ति पूजन के बहुत बड़े खिलाफ थे। उसके बाद ये कहते हैं कि कबीर जिस तरीके से उस समय बोला करते थे किसी धर्म के ऊपर, अगर वो आज बोले तो बहुत बड़े सेक्युलरिज्म के दुश्मन कहलाएं और जो मुसलमान हैं वो अपना फतवा जारी करके उनको बहिष्कार कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें ये कहते हैं कि आज के समय उनकी जो बातें हैं बहुत ही बड़ी अविश्वसनीय बातें हैं जो हम आज भी नहीं कर सकते। वो कहते थे मूलतः ईश्वर एक है, यानी वो एक ईश्वर को मानते थे, एक ईश्वरवादी थे। वो राम हो या रहीम हो सबको एक ही मानते थे, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई के अंदर कहते थे कि जिस तरीके से दो पट्टे होते हैं उनके बीच में जो अनाज होता है वो पिस जाता है, उसी तरीके से ये धर्म है, अगर हम आपस में लड़ते रहें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा इस आर्टिकल के अंदर। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है महिला सुरक्षा पर सस्ती रियासत। तो ये आर्टिकल जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो थॉमस रॉटर्स हैं उनके द्वारा एक हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसके अंदर भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश घोषित किया है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की जो बेतुके कोशिश की जा रही है हमारे भारत को बदनाम करने की, तो ये एक तरीके से सरासर गलत है। जब उनसे पूछा गया कि सर्वेक्षण आपने कैसे करवाया, तो उन्होंने कुछ 501 लोगों से मिलकर ये सर्वेक्षण कराया है और सर्वेक्षण के मतलब जो आधार है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसमें कितनी महिलाएं हैं, किस आयु वर्ग के लोग थे, कैसे धर्म के लोग थे, कैसे शहर के थे, गाँव के थे, कुछ भी मापदंड इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। जब उनके प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो धारणागत सर्वे था, ये धारण का सर्वे है, इसलिए मतलब ये बात कही जा सकती है कि इनके तथ्य जो है उनके ऊपर जो कांग्रेस पार्टी या दूसरे पार्टियां वो भरोसा कैसे कर सकते हैं। इस बात पे
रियासत कैसे बना सकते हैं, यानी हमारे पास इतना टाइम है कि हम इन छोटी मोटी रिपोर्ट्स के ऊपर भी अपना समय बर्बाद करें। जहाँ पे भारत को सबसे नंबर 1 पे रखा है तो वहीं पे अमेरिका को 10वें नंबर पे रखा है। अमेरिका जैसे देश को 10वें नंबर पे रखने का मतलब बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे तो महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर बहुत बड़े कदम उठाए जाते हैं, लेकिन वो भी 10वें नंबर पे है। तो वहाँ पे एक मी टू वो चला था। मी टू का मतलब ये है कि एक वहाँ पे फिल्म एक्टर थी, उनके द्वारा एक मी टू करके उनके द्वारा लिखा गया था कि मेरे साथ ये शोषण होता है, डायरेक्टर के द्वारा किया गया है। तो उनको देखते हुए और भी एक्टर्स थे, उन्होंने भी लिखा मी टू, यानी मुझे भी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो इस तरीके से वहाँ पे एक बहुत बड़ा अभियान चला जिसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका को 10वीं रैंक मिली है। तो ये पूछते हैं कि अगर इस तरीके की जो जागरूकता फैलती है और लोग भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति खराब है या सही, ये बात ही इस रिपोर्ट के द्वारा समझी नहीं जाती। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, उनको तो अच्छे नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको भी इसके अंदर गलत लिस्ट में रखा गया है। ये कहते हैं कि ये बात स्पष्ट है कि भारत महिलाओं की स्थिति में कैसा है, ये बात अस्पष्ट हो, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि सीरिया की तुलना करें तब तो उससे तो बेहतर ही है, लेकिन सीरिया, अफगानिस्तान, सारे देश भारत से भी ऊपर हैं। तो इसमें सरासर ये एक पूरे विश्व में हमारी छवि खराब करने की बात की जा रही है। और मीटू जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी देखा गया है कि उनकी भी अवहेलना की गई है इस रिपोर्ट के अंदर, जो कि गलत बात है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में जो निर्भया कांड हुआ 2012 में, उसके बाद जागरूकता बढ़ी है, और जागरूकता बढ़ने के कारण महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहे थे उनके लोगों ने आवाज उठानी स्टार्ट करी है। और जो पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती थी, अब रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा रही है। और 2012 के बाद एक जैन आयोग का गठन भी किया गया था। और इसके बाद मीडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह आपको अब सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ज्यादा मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल के अंदर जो अभी 2 मुद्दे सामने आए थे, उसके द्वारा भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। किन्नौर मामला हो गया, और एक मामला और था जिसके द्वारा महिलाओं के साथ बहुत ही बर्बरता की गई थी। तो अगर उसको ध्यान में रख के ये रिपोर्ट तैयार की गई है, तो ये समय आधारित रिपोर्ट है, इसमें पूरा आलोकन नहीं किया गया है। ये उदाहरण देते हैं कठुआ और किन्नौर दुष्कर्म के मामले को भी इसमें शामिल कर लिया गया होगा। तो ये एक समय आधारित रिपोर्ट है, इसमें ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि भारत के पूर्ण इमेज को ये प्रदर्शित करते हैं। तो ये था महिला सुरक्षा पर सस्ती रियासत। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। चौंकाने वाले आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के जो व्यापारी हैं उनके स्विस बैंक के अंदर अब जमा जो राशि है वो 1.5 गुना तक बढ़ चुकी है। अभी फिलहाल हमारे वहाँ पे जो राशि है वो करीब 7,000 करोड़ रुपए हो चुकी है, और जो कि 2016 के मुकाबले 50% ज्यादा है। लेकिन इस बात का अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है कि सारा पैसा भारतीयों का है या फिर भारतीय मूल निवासी के जो अन्य दूसरे देश में लोग रहते हैं उनका भी शामिल है। तो ये भी आंकड़े आने बाकी हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में जो पीयूष गोयल वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा है कि 40% ज्यादा लोग अपनी राशि बाहर नहीं लेके जा सकते। 40% लोग ऐसे हैं जो अपनी राशि जो है जो एक लिमिट के अंदर लेके गए हैं, और लिमिट को कहा जाता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति 1 साल के अंदर $2.5 लाख बाहर भेज सकता है। तो पीयूष गोयल का ये कहना है कि 40% लोग ऐसे ही हो सकते हैं इसके अंदर जिन्होंने अपनी ये $2.5 लाख वाली जो लिमिट है उसके अंदर इसको भेजा होगा। तो अभी देखना बाकी है कि क्या होगा। और अभी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में ये भी एग्रीमेंट होने वाला है कि जितने भी उनके अकाउंट है भारतीयों के, उनका खुलासा स्विट्जरलैंड करेगा, और उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि वहां पे किसके अकाउंट हैं, हमारे या फिर भ्रष्टाचारियों के जिन्होंने एक अलग रास्ते से वहां पे जाने का प्रयास किया है। उसके बाद है मन की शक्ति। मन की शक्ति एथिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें कह रहे हैं कि हम अपने मन की शक्तियों से भली भांति परिचित नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि जो मस्तिष्क में चलने वाली क्रियाओं में किसी प्रकार की जो चेतना उत्पन्न होती है उसी को हम मन कहते हैं। और मन है, मन की बहुत बड़ी कीमत है, और मन को समझना इतना आसान नहीं। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि मन के स्वस्थ रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों लिंक करते हैं आपस में, शरीर और मन। मन और शरीर का निर्माण करता है तो दूसरी ओर उस परिस्थिति का भी निर्माण करता है जिसमें हम रहते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। ये चारवाक फिलॉसफी जो है, इंडियन फिलॉसफी, वो भी कहते हैं कि जो मन है वो शरीर का एक गुण है, और वो अलग से कुछ नहीं है, आत्मा अलग से कुछ नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो ये थे हमारे आज की डिस्कशन। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे प्रीलिम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग।